देखिए, इनमें इनमें प्राच्य विश्व के पारंपरिक दार्शनिक सिद्धांतों के प्रति अत्यंत अनुराग और सदाचार था। बात ये कहना चाह रहा है, प्राच्य से मतलब है प्राचीन। किससे है? प्राचीन से है। यानी कि प्राचीन सभ्यता जो रही है भारत की पूरे विश्व के समक्ष, उसमें जो हमारे जैसे कि वेदों हैं, वेद के जो संस्कृत के वेद है, उपनिषद हैं, उनकी बात की जा रही है। दूसरा, उनकी कामना थी कि मतलब ये मानते थे या वैसा चाहते थे कि उनके देशवासी तर्क संगत, यानी कि देशवासी कौन? भारतीय, हमारे भारत के जो नागरिक है उनकी बात हो रही है, तर्क संगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा सभी पुरुष और महिलाओं की मानवीय गरिमा और सामाजिक समानता के सिद्धांत को माने। अर्थात यहाँ ये कथन ये कह रहा है कि जो पश्चिम वाली पाश्चात्य पाश्चात्य जो शिक्षा है पाश्चात्य वाली, उसे भी अपनाई जाए, उसके तर्क संगत तरीके से अपनाई जाए, ये कहना चाह रहे हैं। बात सही है। कैसा मानना था उनका? यानी कि गणित तर्क पर बात कीजिए, गणितीय गणनाओं पर बात कीजिए, आधुनिकीकरण कीजिए शिक्षा का, लेकिन साथ साथ वे कहते थे कि हमारा समावेश भी होना चाहिए। कैसा है? जी हाँ, राजा राम मोहन राय के बारे में ये दोनों कथन सही साबित होते हैं। तो यहाँ आपका सी विकल्प आना चाहिए, सी विकल्प आना चाहिए। दोनों ही बातें उनके बारे में सही हैं। अब इसकी मैं व्याख्या अगर भले आपको दिखा देता हूँ, बाकी इसकी व्याख्या कराने का आपको जरूरत नहीं होगी क्योंकि यहाँ सही है, व्याख्या मैंने लिख रखी है, देखो दोनों सही है। राजा राम मोहन राय जो है भारतीय दार्शनिक ग्रंथों विशेषकर वेदों और उपनिषदों के गहन अध्ययन करता थे, वे इसके समर्थक भी थे और वे कहते थे कि हमारा जो हिंदू धर्म या सनातन धर्म जो रहा है वह बहुत ही प्रगतिशील रहा है, उनका मानना ऐसा था। साथ ही उनका मानना था कि पश्चिम की जो शिक्षा है जिसमें तर्कवाद है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, इनको भी अपनाना चाहिए ताकि भारत का जो भी आने वाला वर्ग है वह आधुनिक समाज के सामने अपना प्रस्ताव रख सके, अपने उनसे मुकाबला कर सके। 12वां प्रश्न पढ़िए, असहयोग कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आधुनिक जो इतिहास है उससे है। अब याद रखना, असहयोग आंदोलन के बारे में पूछ रहा है, उसमें क्या क्या शामिल था, किस किस चीजों को हमने समाज चीर के आंदोलन किया था। न्यायालयों और विदेशी वस्त्र का बहिष्कार किया, अहिंसा का कठोर पालन किया, उपाधियों और सम्मानों का उनका सार्वजनिक उपयोग न करते हुए प्रतिधारण, और चौथा है विवादों के निपटान के लिए है पंचायतों की स्थापना। आपको मैं याद करवा दूं, यहां पर बहिष्कार किया था कपड़ों का, बिल्कुल सही बात है, पहला तो है, पहला है। अहिंसा का कठोर अनुपालन मतलब शांतिपूर्ण तरीके से क्या किया था, शांतिपूर्ण तरीके से इसको किया गया था असहयोग आंदोलन को। चोरी चोरा वाली घटना बाद इसको रोका, मतलब जो भी आंदोलन किए गांधी जी ने हर उसमें शांति की बात की गई, अहिंसा का माध्यम अपनाया, यानी कि ये भी बात सही है। उपाधि और सम्मान, बिल्कुल यहाँ पर बहुत सारी उपाधियां जो त्यागी गई थी, क्योंकि यहाँ बोला था उन्होंने गांधी जी ने इस आंदोलन के बाद कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब तो राजद्रोह मेरे लिए हो गया, मतलब मुझे इनका त्याग करना चाहिए, मुझे इनसे दूर रहना चाहिए, अगर मेरे देश के हित में ही नहीं है तो वैसी उपाधियां करके क्या करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर उपाधियां त्यागी गई थी, तो ये भी बात सही है। विवादों को निपटाया, बिल्कुल उनकी जो अदालतें हैं, यहाँ पंचायतों से जो बात आई थी, यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, जो अदालत है, अदालत जो थी अंग्रेजी अदालतें, उनका क्या किया था, बहिष्कार किया था, जैसा पहले में भी लिखा है, बहिष्कार किया था। और जो विवाद होते थे उन विवादों के निपटान के लिए, जो भी विवाद का खात्मा करने के लिए पंचायत का गठन किया गया था कि पंचायतों के माध्यम से न्याय दिया जाएगा। इसका मतलब है कि ये चारों के चारों क्या है, सही है। क्या है, चारों सही है, तो यहाँ पर आपका डी विकल्प सही आएगा, 12 का डी आएगा। अब आप सभी अपने अपने सेट में जो है वह लगा दो। चलो सेट ए को करवा रहा हूं मैं, आपको बार बार बताता हूं, जो सेट जो आपका सेट है ए, उसको मैं करवा रहा हूं, ठीक है ना। आइए थोड़ा आगे बढ़े। 15 प्रश्न तो आसान देख रहा है आपको, यहाँ कुछ प्रश्न आसान होगा, वहां हम समझ आया नहीं करेंगे, जहां थोड़ा हमें लगा कि हाँ कठिनतम स्तर है वहां आराम से डिटेल पढ़ेंगे।
13वां, सिंचाई में काम आना। अच्छा, एक बात आपको बताई नहीं, आप कहेंगे सर वो तो बताया नहीं आपने सोल्यूशन इसका। ये रहा इसका सोल्यूशन असहयोग आंदोलन का, और ये सभी चार, और ये पूरा लिखा जैसे बहिष्कार कैसे कैसे किया था। देखो मैं आपको यहाँ लिखा हुआ बताता हूँ। बहिष्कार के माध्यम से अहिंसा, उपाधियों का त्याग, बहिष्कार में आपका वस्तुओं का, विदेशी कॉलेजों का, इन सभी का बहिष्कार किया गया था। अहिंसा में शांतिपूर्ण तरीके से, और उपाधियों का अंत लौटाना, जो भी सम्मान उनको वापस लौटा देना, और रचनात्मक कार्य करना, मतलब पंचायतें वगैरह इनका समाधान करने के लिए। ठीक है, अरघट्टा पे आ जाते हैं। अब आ जाते हैं अपन यहाँ पर, सिंचाई में काम आने वाला अरघट्टा नामक उपकरण था। यह प्रश्न PYQ का है। आप कहेंगे क्या बात कर, बिल्कुल ये PYQ का प्रश्न है, पहले इसको पढ़ा जा चुका है। अरघट्टा पहले पूछ चुकी यूपीएससी इसको। बस ये है कि विकल्प में उतार, अभी वो तो कुछ चेंजेस करेगी ना यूपीएससी भाई, बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं करेगी, लेकिन शब्द पहले पूछा जा चुका है। एक घिरनी पुली के से खींचा जाने वाला चमड़ी का बना पानी का थैला, चमड़े का। दूसरा है एक बड़ा चक्का जिसकी अराओं स्पोक के बाहरी छोरों पर मिट्टी के पात्र बंधे हों। बैलों के द्वारा खींचे जाने वाला मिट्टी का अधिक बड़ा पात्र, सीधे हाथों से ही रस्सी द्वारा खींचे जाने वाला जल डोर या वाटर बकेट। अब आपके यहाँ ए तो होगा नहीं, बी और डी तो होगा नहीं, आपके सामने द्वंद होगा, सर ए बी है या सी है। या हमसे ये नहीं पूछा कि इसको किस विधि से निकाला जाता है, विधि नहीं पूछा है। जब विधि का आता है तो बैलों के द्वारा खींचने की बात आ जाएगी, क्योंकि इसको जो है बैलों या अन्य जो भी हो सकता है जानवर या मनुष्य भी अधिक से एकाधिक मनुष्य मिलकर खींचने का प्रयास कर सकता है, तो केवल बैलों से नहीं। इसका मतलब है कि यहाँ जो बैलों से ही खींचने वाला बड़ा पात्र है वहाँ होता है। अगर ये विकल्प में नहीं होता तो फिर हम सी की तरफ शिफ्ट होते, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सा चक्का होता है, ऐसा मतलब बड़ा सा चक्का रहेगा, उसके चारों ओर क्या लगा रहेगा, बर्तन बंधे होंगे। अब ये धातु के भी हो सकते हैं और मिट्टी के भी, उस समय अधिकतर मिट्टी के मिलते थे। और इसको क्या किया था, खींचा जाता था, इसको क्या किया था, घुमाया जाता था, ऐसे ऐसे खींचा जाता था। तो कुएं में जाते थे और कुएं या नहर से पानी पकड़ते थे, और इसमें पानी भरता था, पानी इसमें भरता था और पानी बाहर आता था, इससे खेती की जाती थी। समझ रहे आप? तो ये जो बे विकल्प है ये सही है इसके लिए। 13वां का बे जिन्होंने लगाया है वे अपना नंबर जोड़ते हुए चले। आखिर में आपको बताना कितने प्रश्न सही हुए आपके। प्राचीन भारत में इनमें से किस शासक ने मतिविलास, विचित्र चित्त और गुण भरा उपाधियां धारण की थी? ये प्राचीन, जो हमारा प्राचीन और मध्य दोनों की बात आ जाएगी यहाँ पर। यहाँ केवल प्राचीन की बात की गई है, लेकिन मैं बताऊं ये जो तीनों टर्म है प्राचीन और मध्य एंड मध्य दोनों में चलता है, ये वाला मध्य वाले में भी। तो ये आसान है, वैसे ज़्यादा कठिन नहीं है। क्या लगाएंगे इससे? इसमें महेंद्र वर्मन प्रथम, सिंह विष्णु, नरसिंह वर्मन और सिंह वर्मन। तो आप सभी ने यहाँ पर लगाया होगा महेंद्र वर्मन प्रथम। अब एक काम करते हैं, दोनों प्रश्न की 13वां की और चौथे की व्याख्या देख लेते हैं। 13 की व्याख्या ये रही, अरघट्टा प्राचीन और मध्यकालीन भारत में सिंचाई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक जल उत्पादक उत्थापन यानी कि जल को निकालने वाला यंत्र, मशीन। इसे सामान्य भाषा में रहट या पर्शियन व्हील के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एक बड़े पहिए का उपयोग किया जाता है जिसके चारों ओर मिट्टी के या धातु के बर्तनों की एक माला बंधी होती है। जब इस पहिए को बैलों या जैसे जानवरों की मदद से घुमाया जाता है, वहाँ बैलों या जैसे जानवरों की मदद से घुमाया जाता है, तो बर्तन कुएं या नहर के पानी को भरकर ऊपर लाते हैं और खेतों की ओर बहनी नालियों, यानी कि जैसे ये पानी आया और हमने यहाँ पार्ट बना रखा है और पानी इसमें यहाँ इतना चौड़ा कर रखा और यहाँ से जाएगा इसमें, तो यहाँ पानी आकर ढल गया और यहाँ से इसमें जाना स्टार्ट हो गया खेत में। समझ रहे हैं? मैं चलाता और इससे सिंचाई प्रणाली को अपनाया जाता था। अब 14वां प्रश्न पढ़िए आप। प्राचीन भारत वाला जो है
यहाँ महेंद्र वर्मन प्रथम था। देखिए इन्होंने कब किया था, पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मन प्रथम, जिन्होंने लगभग 600 से 630 ईस्वी में कला और वास्तुकला के महान संरक्षक माने जाते थे। इनको महान संरक्षक माना था इस वंश का। उन्होंने कई गुफा मंदिरों का निर्माण करवाया। उन्होंने मत विलास, विचित्र चित्त यानी अद्भुत विचारों वाला और गुण यानी गुणों को धारण करने वाला जैसे कई उपाधियां धारण की थी। उन्होंने मत विलास प्रहसन नामक एक प्रसिद्ध संस्कृत व्यंग्यात्मक नाटक की रचना भी की थी। तो याद रखिएगा इसके बारे में, अगली बार एक नाटक का भी कभी 2026 के लिए ये कंटेंट आपके लिए तैयार होने वाला है। ध्यान से नोट्स बनाते हुए चलिएगा ये टॉपिक का। अगला प्रश्न है आपके सामने 15वां। चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने इनमें से किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? कितनी बार इस प्रश्न को यूपीएससी अलग अलग तरीके से पूछ चुका है, अनगिनत बार। मैं कह रहा हूं ना, PYQ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिन्होंने कहा कमेंट में कह दिया कि नहीं बेटा बाबा जी आपको हमने कथन आधारित ये प्रश्न दिया था कि चीनी यात्री फाहियान जो है इनके शासनकाल में आया था, तीनों चारों का एक ही प्रश्न बना के दिया था। 3 कथन दिए थे, 3 या 4, उसमें ऑलरेडी दिया गया था ये। अब यहां आपको छोटा पूछ लिया, अच्छी बात है ना आपके लिए। आप 3 को पढ़ के गए थे, एक ही पूछ लिया। कितना मतलब क्लियरिटी के साथ आया था। देख लीजिए, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमार गुप्त और स्कंद गुप्त। तो विक्रमादित्य कौन थे? ये जो आए थे ना जिनके शासनकाल में, उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी उन्होंने, ठीक है। चलिए, यानी कि वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। आइए इनके बारे में थोड़ी व्याख्या पढ़ा के बताता हूं आपको मैं, लिखा हुआ पूरी व्याख्या। चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि एक प्रसिद्ध चीनी जो बौद्ध भिक्षु और तीर्थयात्री फाहियान, यह 399 से 412 ईस्वी तक भारत का भ्रमण किया इसने। इस समय भारत के उत्तर भारत में एक शक्तिशाली गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य, मैंने वहां ध्येय लिख दिया था, गलत हो गया, ये वाला आएगा वहां पर, है ना, विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, का शासन था। आपको बता दूं इन्होंने विक्रम संवत की भी शुरुआत की थी, ठीक है, ये भी याद रख लेना आप। अगर आ जाओ घुमा के तो लगाना। क्लियर? चलिए, ये वृत्तांत वगैरह ने सारी बातें यहाँ लिखी हुई है। आप एक बार व्याख्या के लिए आपको PDF दे दिया जाएगा। अच्छा, इसका आंसर दिखा दिया मैंने पहले आपको, कोई बात नहीं। आइए 16 प्रश्न का दिखाई दिया तो लगा लीजिए पहले ही। 16 प्रश्न क्या है? इनमें से किसने शक्तिशाली समुद्रवर्ती राज्य श्री विजय के विरुद्ध जिनका शासन मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा और निकटवर्ती द्वीपों पर था, एक सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया? अमोघ वर्ष यानी कि राष्ट्रकूट, प्रतापरुद्र काकतीय वंश, राजेंद्र प्रथम चोल वंश और विष्णुवर्धन होयसेल। तो यह जो प्रतिभा थी वह आप सभी ने क्या लगाया होगा यहाँ पर? देखिए भाई, इन भाई साहब ने आई थिंक यहाँ लगा रखा, तो अब यहाँ है कि यहाँ है, इनको द्वंद था, यहाँ लगा रखा है इन्होंने। खैर जो भी है उसको छोड़िए, अपन देखते हैं यहाँ पर कि अपन को राजेंद्र प्रथम चोल, क्योंकि यहाँ गए था ये सुमात्रा, जावा, मलय प्रायद्वीप, यहाँ पर जो सैन्य अभियान किया था वो दक्षिण भारत की बात करें तो वहाँ पर आपका समुद्रवर्ती राज्य वहाँ पर, तो ये राजेंद्र प्रथम चोल के द्वारा किया गया था, जहाँ मैंने पूरा लिख रखा है इनकी इतिहास। चोल शासक राजेंद्र प्रथम, जिनका शासनकाल 1014 से लगा करके 1044 ईस्वी को भारतीय इतिहास के सबसे महान नौसैनिक विजेताओं में से एक माना जाता है। सबसे महान नौसैनिक विजेता, उन्होंने एक अत्यंत शक्तिशाली नौसेना का निर्माण कर रखा था। अपनी इसी नौसेना के बल पर उन्होंने बंगाल की खाड़ी को पार कर दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित श्री विजय साम्राज्य के विरुद्ध एक सफल सैन्य अभियान चलाया था और इस अभियान के तहत उन्होंने मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा और अन्य
कई अन्य द्वीपों पर विजय प्राप्त की और इस विजय के बाद बंगाल की खाड़ी को चोलों की झील कहा जाने लगा। चोलों की झील के नाम से किसे जाना जाता है? तो बंगाल की खाड़ी। अरे झील ही तो हुई ना, जरा सोचिए। ये भारत है, यहाँ इंडोनेशिया वाला नहीं, ये आ गया मलय प्रायद्वीप। अब यहां से यहां तक आपका शासन है, तो ये तो इतना आपके लिए क्या बचा है? छोटा सा पानी का टुकड़ा। वही बात है। आइए अगले प्रश्न की तरफ देखिए। 17वां प्रश्न पढ़िए, मजेदार प्रश्न था, मतलब ये एकदम वाकई मतलब है ना, गर्दा उड़ाने वाला प्रश्न। प्राचीन भारत जो कि 600 से 312 ईस्वी पूर्व, ईसा पूर्व, सॉरी ईस्वी नहीं ईसा, के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। प्रादेशिक क्षेत्र और इस क्षेत्र में बहने वाली नदी। यूपीएससी है ना, हर बार नदियों से प्रश्न लाता ही है, हर बार कुछ नए तरीके से पूछ के लाता। बट ये तो तय है कि नदी से आना है। देखिए, अश्मक गोदावरी, कंबोज विपासा, अवंती महानदी, कौशल सरयू। अब जरा सोचिए, नहीं याद है, आपको भी नहीं याद, चलो मुझे भी नहीं याद है, मैं भी एग्जाम हॉल में बैठा, सपोज कीजिए आप भी बैठे थे। अब मैंने तो पढ़ लिया फिर भी, लेकिन आपने भी थोड़ा बहुत तो पढ़े होगा कि अवंती जो है आज के समय में वह क्षेत्र उज्जैन को माना जाता है ना। आज के समय में अवंती जो है, जो जिस क्षेत्र को अवंती कहा जाता है, वह आज के समय में उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। अब आपने ज्यादा पढ़ा नहीं पढ़ा हो, महानदी जो है छत्तीसगढ़ में, इसको एक काम शॉर्ट में लिखते हैं, छत्तीसगढ़ को शॉर्ट में लिख दें ताकि सही होगा। छत्तीसगढ़ में स्थित है, ये तो बात पता होगा ना। इसका मतलब कि ये तो सुमेलित नहीं है। यहां तक तो बात क्लियर समझ में आ रही होगी ना, बाकी अपन देखेंगे अभी। लेकिन यहां जो बोला, यहां आपसे विकल्प ये बोला जा रहा है कि सभी चार खत्म, ये तो नहीं होगा, क्योंकि एक तो गलत हमारे सामने दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी आपको कंबोज वगैरह नहीं याद है, मान लो, ठीक है। अश्मक दक्षिण भारत का हिस्सा था। खैर, पहले आइए कौशल। कौशल मतलब अयोध्या के आसपास का क्षेत्र। आज के समय में अयोध्या के, अयोध्या, अयोध्या मैंने गलत लिख दिया, अयोध्या गलत लिख दिया, क्या आसपास का क्षेत्र, अवध, उसके आसपास। तो अयोध्या के आसपास क्या बहती है? सरयू नदी आज भी है। मतलब कि एक ये सही हो गया। अब ये कह रहा है केवल एक, अच्छा केवल एक से तो काम नहीं चलेगा, ये तो नहीं आएगा, यहां पर आएगा तीनों। केवल इसको बाहर कीजिए आप और लगा दीजिए, तब भी काम बन जाएगा, केवल 3। अभी मैं इसकी व्याख्या आपको करके बता देता हूं पूरा। आइए, सॉरी केवल 2 आएगा, 3 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, केवल 2 आएगा। गलत लगा दिया मैंने, कौन सा वाला है? हाँ, गोदावरी। अस्मक जो है ये विंध्य पर्वत, महाजनपद विंध्य पर्वत के दक्षिण में स्थित था, तो ये तो सही है। लेकिन कन्नौज जो कंपोज है, यहाँ पर जो विपासा यानी कि व्यास नदी का प्राचीन नाम है, जो पंजाब क्षेत्र में बहती है, विपासा, विपासा। ये कंबोज तो उत्तर में आ गया, तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, तो 2 गलत हो रहा है, इसलिए 2 आएगा, बी आएगा, सी नहीं आएगा, सी नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, समझ गया मैं, सॉरी क्षमा कीजिएगा, मैंने जल्दबाजी में लगा दिया, मैं समझ गया, सही सुमेलित है। तो यहाँ अवंती के बाद में आना था। खैर, तो याद रखना यहाँ पर केवल 2 आएगा, केवल 2। विकल्प में सुधार कर सकते हैं आप, जिन्होंने भी लगाए विकल्प बी आएगा। किसका आएगा विकल्प बी? 17 का, जिसमें गोदावरी यानी कि दक्षिण भारत का हिस्सा आ गया। ठीक है, अश्मक, अश्मक जो है ना, देखो मैं बता दूं आपको, दक्षिण भारत बना लेते हैं। अश्मक का इलाका था लगभग ये वाला, और ये यहाँ गोदावरी नदी बह के जा रही, तो नजदीक है ना तट पे। ऐसे आप जो अवंती देखेंगे, अवंती, अवंती को देखेंगे तो ये है अवंती का इलाका। और अवंती यानी कि यहाँ से ये तो आ रहा है आपकी कौन सी? नर्मदा नदी। ये नर्मदा नदी निकल रही, जो कि ये जो टच किया मैंने, ये देवास वाला इलाका है। और यहाँ पर ये निकल रहे को नदी यहाँ से यूं होकर के, ये तो ये है शिप्रा नदी। अब ये यहाँ से निकल के जा रही है, इधर से आपकी मान लीजिए, यहाँ पर अपन मान लेते हैं, सपोज कर लीजिए जो आपका
कौशल वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर सरयू नदी बह रही है, ठीक है ना, इस तरीके से। लगाइए अगला प्रश्न 18वां। 18वां फिर आसान प्रश्न है, 18वां फिर से आसान प्रश्न है। प्रथम गंधर्व महाविद्यालय जो कि संगीत प्रशिक्षण विद्यालय था, विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा 1901 में कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये जो है प्रथम गंधर्व महाविद्यालय यह लाहौर में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? लाहौर में। उस समय लाहौर भारत का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। लगाइए 19वां प्रश्न। 19वां क्या है? जैसा कि अशोक के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि प्रादेशिक, राजयुग और युक्त किस स्तर पर महत्वपूर्ण अधिकारी थे। मैंने कहा था आपको टर्मिनोलॉजी आपके एग्जाम में हमेशा पूछती रहेगी और पूछती रहेगी, पूछ जाएगी, पूछती रही है, पूछी जाएगी और पूछती रहेंगे। पूछा भी है, ये देख लिया, आपको सामने दिखा दे रहा। ग्राम और स्तरीय प्रशासन, जिला स्तरीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन। व्याख्या पढ़ते इसके, उसके बाद ही आएंगे, क्योंकि यह प्रश्न मजेदार है। मजेदार इसलिए है क्योंकि यहाँ आपका सारा पूछा, यहाँ मैंने सब कुछ लिख रखा और राजधानी उनकी ये लाहौर था, याद रखिएगा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के पुनरुद्धारक पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने संगीत को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की, और ये इस महाविद्यालय की स्थापना 5 मई 1901 को लाहौर में, उस समय ब्रिटिश भारत का हिस्सा हुआ करता था, वहां पर की गई थी। बाद में इसकी शाखा मुंबई और अन्य शहरों में भी खोली गई थी। देखिए इन शब्दों में जिला प्रशासन कहते हैं इसको, बट इसकी व्याख्या हम पढ़ लेते पहले। कैसे कैसे? देखिए राजयुग, राजयुग का क्या कार्य था? जिला यानी कि जनपद स्तर के प्रमुख अधिकारी थे जिनके पास राजस्व और न्यायिक दोनों शक्तियां विद्यमान थी। वे जिले में न्याय और भूमि माप का कार्य करते थे, ठीक है। किसका? माप का, वगैरह का, माप तोल का इनका काम करते थे। तो ये जिला स्तर पर मतलब जनपद में रहकर काम करते थे। प्रादेशिक, प्रादेशिक ये सभी जिला स्तर के अधिकारी थे, ये भी जिला स्तर के अधिकारी थे जो राज्य के ऊपर होते थे, यानी कि जो अभी हमने देखा जनपद, उसके उच्च अधिकारी, और मंडल के प्रमुख कार्य में प्रमुख रूप से कार्य करते थे मंडल में रहकर। इनका मुख्य जो कार्य क्षेत्र है वह है दौरा करना, प्रशासन को देखरेख करना, क्या काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्या योजना कैसी क्या चल रही है वो बात करना। और युक्त जो है ये राज्यों और प्रादेशिकों के अधीन काम करते थे, एक अधीनस्थ अधिकारी होते थे। जैसा कि मान लीजिए एसडीएम ले लीजिए, आज के समय में एसडीएम ले लीजिए, और उसके ऊपर एक जिलाधिकारी हो गया ना, जिलाधिकारी हो गया। जिलाधिकारी होने के बाद में यहाँ पर आपका एक और कौन लीजिए, एसडीएम के नीचे जिला एसडीएम, एक ऐसा ले सकते हैं आप, इसकी बजाय और आसानी से समझेंगे इसकी बजाय। एक ले लीजिए आप कलेक्टर, डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। एक ले लीजिए आप जो उप कलेक्टर होता है ना, जो कि जिले में होता है, इसका सब ऑर्डिनेटरी, यहाँ इसके नीचे ले लिए थे अपन एसडीएम, एसडीएम, और एसडीएम के नीचे जिस क्षेत्र का एसडीएम अगर होता है उसके नीचे पुलिस अधिकारी जो होता है, पुलिस वालों को ले सकते हैं आप। पुलिस अधिकारी अधीक्षक जो है, आईपीएस को ले लीजिए, फिर यहाँ पर आईपीएस को ले लीजिए आप, आईपीएस, क्योंकि वो यही मिलेगा आपको बीच में। तो इस तरीके से इसका काम है कानून की व्यवस्था को बनाए रखना, देखरेख करना, ये सबसे सीनियर होता है, इसका सभी का देखरेख करना होता है। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि प्रादेशिक क्या होता है, सभी की देखरेख करता है, दौरा करता है, घूमना फिरना। कलेक्टर का भी ये काम होता है ना, वही उस स्तर का, ठीक है। तो यहां जो आपका दिया गया वह 19 का आपको मिलेगा जिला स्तरीय जो प्रशासन है, जिला स्तरीय प्रशासन, यानी कि बी विकल्प परफेक्ट है, ठीक है। जिला स्तरीय प्रशासन जो आपका वह सही है। आइए असहयोग आंदोलन के संदर्भ में विचार कीजिए। देखिए असहयोग आंदोलन से 2 प्रश्न आ चुका है, 20वां में सही
अंडर 20 प्रश्न के अंदर देख रहे हैं हम असहयोग आंदोलन के बारे में। दो, एक पहला जो पूछा गया असहयोग आंदोलन का, वह बस असहयोग के जो मूल मोटिव थे उनके पूछा गया। एक पूछा गया असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। कांग्रेस ने घोषणा की कि सभी वैध और शांतिपूर्ण तरीकों से स्वराज प्राप्त करना उसका उद्देश्य है। दूसरा, इससे चरणों में कार्यान्वित किया जाना था, जिसमें सविनय अवज्ञा, करों का भुगतान न करना अगले चरण के लिए थे, केवल तब जब स्वराज 1 वर्ष में प्राप्त न होता और सरकार दमन पर उतर आती। बताइए कौन सा जो कथन है वह सही है। असहयोग के बारे में पूछा गया है, केवल एक केवल दो, दोनों। जरा देखिए आप भी कहेंगे क्या मजेदार प्रश्न था ये, अच्छा घुमा पूछा हुआ प्रश्न है। दिसंबर 1920 में हमारा नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की शुरुआत के लिए एक प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जाता है। उसके बाद कांग्रेस कहती है उसमें कि सभी वैध और शांतिपूर्ण तरीकों से स्वराज की प्राप्ति करें। अगर आपको याद आ रहा हो तो अभी जब हमने प्रश्न पढ़ा तो वहां अहिंसा का कठोरता से पालन किया गया, मतलब शांतिपूर्ण तरीके से। बात समझे, एक ही में 2 प्रश्न रिपीट कैसे हो रहा है। एक ही पेपर में एक ही से दोनों प्रश्नों सही किया जा सकता था। जिन्होंने दिमाग का खेल खेला होगा आराम से कर लगे होंगे। तो इस शांतिपूर्ण तरीका बिल्कुल सही था। इसके बाद महात्मा गांधी ने आंदोलन को चरणों के में लागू करने की योजना बनाई थी। उन्होंने पहले चरण में सबसे पहले उपाधियों के त्यागना प्रारंभ किया था। याद कीजिए, पहले जो प्रश्न आया था उस प्रश्न में भी उपाधियों की बात आई थी, बिल्कुल आई थी। तो उपाधियों को त्यागने की बात आई। सरकारी संस्थाओं का यानी कि अदालतों का बहिष्कार किया गया, कपड़ों का बहिष्कार किया गया, विधानमंडल का बहिष्कार किया गया, स्कूलों का बहिष्कार किया गया, पंचायतों का गठन किया गया। बहिष्कार शामिल था। और इस योजना के तहत यदि 1 वर्ष के भीतर स्वराज नहीं प्राप्त होता है तो सरकार दमनकारी नीति अपनाती है, तो आंदोलन को अगले स्तर पर ले जाया जाएगा, जिसमें व्यापक सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करना जैसे कदम भी शामिल होंगे। ये इनका प्लान बनाया हुआ था। ठीक है, आइए तो क्या लगाएंगे यहां पर आप? सी। क्या लगाएंगे? सी, दोनों। गांधी जी ने विख्यात वक्तव्य राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है, राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है, कब दिया था? यह गांधी जी ने तब कहा था जब उनको कोर्ट में सजा सुनाई जा रही थी। तो उन्होंने बोला कि आप राजद्रोह के अंतर्गत आपके ऊपर केस फाइल किया जा रहा है, ये वो। तो उन्होंने कहा था कि मैं वैसा धर्म, वैसे सरकार, वैसे कानूनों को नहीं मानूंगा जो मेरे देश, जिस देश का मैं नागरिक हूं, जिस देश में रहता हूं, उस देश का शोषण कर रहे हो, उस देश के हित में नहीं हो, उस देश का अहित चाहता हो, वैसे कानून हो, तो मैं उनको तोड़ूंगा। और उनके लिए मानो मेरा तो राजद्रोह ही कर्तव्य बन गया। मेरा धर्म ही, जो मेरा धर्म के लिए अधर्मी कानून है, उनका मुझे उल्लंघन करना ही मेरा धर्म है। और यही इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरा राजद्रोह ही मेरा धर्म बन चुका है। ऐसा कुछ उन्होंने वक्तव्य लिखा था। और ये था असहयोग आंदोलन जो हुआ था, याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन जो हुआ था वहां का है। याद रखना, इस पेपर में असहयोग आंदोलन से 3 प्रश्न आए हैं, 3, पर तीनों को 3 तरीके से पूछा और इंटरलिंकिंग कर। मजेदार की बात यह है। चलिए तो यहां देखें, चंपारण सत्याग्रह, नहीं, चंपारण तो हो नहीं सकता। पहली बात, लंदन का द्वितीय गोलमेल, ये तो हो ही नहीं सकता, वहां ऐसा बोला ही नहीं था उन्होंने, वहां तो कोई उल्लंघन था ही नहीं, वहां तो समझौता हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ, यहां पर राजद्रोह की बात नहीं हुई थी, यहां बात हुई थी करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये बातें चली थी। यहां पर दांडी में नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन करना। अब देखिए, ये जो कहा था उन्होंने, वह इस जो नमक उल्लंघन कानून जो है, जो सविनय अवज्ञा जो किया था, वहां पर नहीं बोला था। ये बोला था असहयोग आंदोलन, जो असहयोग वाला हुआ था उसमें बोला था। लेकिन उसी में बोल दिया गया था कि अगर सरकार कोई दमनकारी नीति वगैरह अपनाती है तो हम इसके बाद सविनय अवज्ञा करेंगे, जिसमें हम कानूनों को भी तोड़ेंगे। अभी कानून के दायरे में शांति से कर रहे विरोध, लेकिन उसके बाद
हम नमक का जो कानून है इन सभी को तोड़कर आगे बढ़ेंगे। और उसी का परिणाम था कि ये 1930 में जाकर के जब आपको मिलता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जहां नमक के कानून को तोड़ा जाता है, तो ये कानून को तोड़ने का काम करते, इसलिए यहाँ पर बी सटीक आंसर होगा। अब मैं इसकी व्याख्या जो मैंने बताई वह सारी बातें यहाँ लिखी हुई, एक बार हल्की सी मैं ब्रीफली आपको बताता हूँ। देखो मैंने आपको बोला असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से 1922 के वहाँ हुआ, और इनके ऊपर जब राजद्रोह का मुकदमा चला तब उन्होंने कहा था 1922 में यंग इंडिया में उनका एक लेख आता है, उस लेख में लिखते हैं जो कानून मेरे देश को हानि पहुंचाता है उसके प्रति स्नेह रखना एक पाप है। जो राजभक्ति मेरे देश का हित नहीं चाहती है वह अधर्म है, और इस तरह मेरे लिए राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है। यही तो हमारे प्रश्न का विकल्प है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़े। मजेदार प्रश्न, डांसिंग गर्ल आ गई है, ये तो भैया आउट है यूपीएससी, कितनी बार इसको पूछ चुका है और लगातार इसको हर 5-6 साल में रिपीट करता रहता है। प्यार है इससे। हालांकि अभी करंट में चर्चा में था डांसिंग गर्ल, भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा गिफ्ट किया गया था वहाँ कहीं, तो उसमें यह चर्चा में आई थी। क्या है, कांस्य की बनी है, तो आसान इसमें समझ जाए, करने से कोई मतलब नहीं, आप सभी जानते हैं। इसमें डांसिंग गर्ल की जो मूर्ति है उस किस पदार्थ की, कांस्य की थी। चोरी चोरा की जो घटना के परिणाम स्वरूप बंदी बनाए गए लोगों को किसने विधिक प्रतिरक्षा मतलब वकालत लीगल डिफेंस प्रदान किया। अरे वकालत किसने की थी उन लोगों के लिए? सोच रहे आप, असहयोग स्थगित क्यों हुआ था? चोरी चोरा की घटना। मतलब समझ रहे हो आप, मॉडर्न हिस्ट्री में यही खेला किया यूपीएससी ने इस साल, एक ही जगह ले लेके उठक पटक चल रहा है। लेकिन यहां अगर एक नाम भी आपको याद है तो आप सही कर ले जाएंगे। मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत। तो कृष्णकांत अगर नहीं भी याद है, मदन मोहन मालवीय जी तो है ही है, तो यहां पर आपका बी विकल्प था परफेक्ट। चलिए यहाँ जहां अपने को ज्यादा सही जहां हो रहा है वहां अपने को डिबेट ज्यादा नहीं करेंगे, ज्यादा डिस्कशन वहां नहीं करेंगे। 74 ये लीजिए, फिर से आ गया। ये मजेदार प्रश्न है। इस प्रश्न में एक भी चीज याद रखने की आवश्यकता नहीं थी, कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा अपना विवेक लगाना था। अगर आपने डेटा पढ़ा था तो इसको लगा ले जाओ। आपने पढ़ी है चीजें, विवेक जाना है, थोड़ा एक बार पढ़ रखा है, तो यहां भले कुछ भी याद नहीं हो फिर भी आंसर लगाएंगे। कैसे? निम्नलिखित में से किस एक घटना के उपरांत गांधी जी ने जो अस्पृश्यता की बात करा, अस्पृश्यता का सतत विरोध करते रहे और सभी क्षेत्रों में उसके उन्मूलन के लिए अपील करते रहे, अपने राजनीतिक और सामाजिक कार्य में हरिजनों के उत्थान को शामिल करने का निश्चय किया। अभी तक जिस दिन से इनको जो शामिल किया था उत्थान के लिए, जो आरक्षण की बात आई थी, वह वाली बात यहाँ जोड़ रही है, कहीं ना उससे जोड़ रही है। अब सोचिए, ये आरक्षण वाली बात भी अभी छोड़िए आप, उनको उत्थान करना, जो पीछे उनका शोषण हो रहा है वो खत्म करना, और हरिजन मतलब भगवान को प्रिय, भगवान के नजदीक रहने वाला, ये सारे सिद्धांत के उभरती हुई बात को लेकर चल रहा है। और इसी का परिणाम है कि क्या होता है देखिए, पुनः समझौता किसके बीच में होता है? गांधी जी और अंबेडकर साहब, BR अंबेडकर साहब, अंबेडकर का भी ए लिख दूं। इसके बाद में गांधी इरविन समझो दिल्ली। अरे भैया ऐसी बातें यहाँ कहां से होगी, इनके पीछे तो बात ही कुछ हो रही थी दिल्ली में, गांधी इरविन में जो कैदी है उनको बात को लेकर उससे हो रही सारी बातें अलग हो रही थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी खत्म। भारत सरकार अधिनियम 1935 की बने। ये बताइए, ब्रिटिश सरकार ने कानून पारित किया, सब काम उनका हुआ, वहां गांधी जी ने उसका ऑलरेडी उसको विरोध किया था, उसमें तो कोई बात ही नहीं थी, तो यहाँ इस तरीके के वो क्यों बात करेंगे उसकी? यानी कि एक ही विकल्प में जाना था आपको, जो पूना पैक्ट, पूना समझौता जो जेल में होता है, वही जो हिंदू धर्म में दलित और जो दलित समुदाय है वह, जिनका कथाकथित तौर पर पहले बहुत शोषण हुआ, दलित कहा था उनको, पिछड़ा कहा था, इस पर मतलब ठीक है, ये कथाकथित तौर पर जो प्रचलन था उसकी बात है। लेकिन आज अगर माने इस बात को, तो उसको लेकर के जो हमारे सामने आज विचारधारा बदली है, तो कहीं ना कहीं यहीं से विचारधारा बदलना प्रारंभ होती है, उसी को लेकर के था। अगला प्रश्न भी जो है
अभी तक यूपीएससी है ना, यूपीएससी क्या आपने पढ़ा होगा, हमने भी सभी ने जो भी पढ़ा होगा, आपको बोलता है प्रिंटिंग मशीन कौन लेकर आया, पुर्तगाल लाए, ये कौन लाया, वो लाए, तंबाकू कौन लाया, ये लाए, ये पढ़ा, ये आया हर एग्जाम में। लेकिन यूपीएससी ने कहा कि हर एग्जाम वाला पुर्तगाली से प्रश्न पूछता है, प्रिंटिंग मशीन कौन लाया, ठीक है, तंबाकू कौन लाया, ठीक है, यहां तक बातें चल रही थी। यूपीएससी ने बोला हम हट के आएंगे, देखो बेटा क्या लाएंगे, पपीता, अनानास, पाइनएप्पल, अमरूद, बताओ साहब, यहां फलों के नाम दे दिए। उपयुक्त में से कितने 16वीं और 17वीं शताब्दियों में पुर्तगालियों के द्वारा भारत लाए गए? अब आप तो ये कहेंगे, सबसे पहले तो आप पता है क्या सोचेंगे, अगर आप ईमानदार से सोचेंगे नहीं ना, तो आप कहेंगे सर पपीता तो भारत में ही होगी ना, महाभारत कालीन में वहां भी हम देखते हैं, वहां देखते हैं हमारे पुराणों में इसके फल चढ़ते हैं, ये होते हैं, तब का है ये तो, अभी का थोड़ी है। तो ये थोड़ा है तो भारतीय मूल का होगा, तो ये कैसे हो सकता है? जरा समझदार बनिए, यूपीएससी एस्पिरेंट है, विचार कीजिए, उसके अकॉर्डिंग सोचिए थोड़ा। तो ऐसा नहीं है, पपीता भी वही लाए थे, अनानास यानी कि पाइनएप्पल भी वही लाए थे, और अमरूद भी वही लाए थे, सभी तीनों परफेक्ट है। बातें क्लियर है? तीनों परफेक्ट है एकदम। चलिए आपको मैं 75 तक लेके चलूँगा, पीडीएफ बहुत पीछे है, 75 पर ले जाकर छोड़ता हूँ पीडीएफ को, नहीं तो आप कहेंगे कि सर 75 में आपने जो दिया है डेटा गलत दे दिया हमें, ऐसा मत बोलिएगा। इसके अतिरिक्त भी और डेटा लिखवा देता हूँ, आलू, टमाटर, मिर्ची, काजू, तंबाकू। अरे मैं कोई सब्जी वाला नहीं हूँ भैया, मैं आपको बता रहा हूँ कि सब पुर्तगाली लेके आए भारत में। आलू ले लो, टमाटर ले लो, मिर्ची ले लो, काजू, तंबाकू, ये सब पुर्तगाली ही भारत लाए थे। ठीक है, चलें, आ जाओ जी, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ये कहाँ से लाए थे, एक बात ये भी पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर ये जो है ना, ये जो देखा जाए पपीता, अनानास और अमरूद, तो ये जो है अमेरिकी महाद्वीप, जो महाद्वीप है अमेरिकी महाद्वीप, वहाँ के पौधे हैं मूलतः। अगर अगली बार प्रश्न ऐसे घुमा के आए तो समझ लेंगे ना, अमेरिकी महाद्वीप का है। ठीक है, इनमें से कौन आत्मसम्मान और आंदोलन, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट का संस्थापक है? पेरियार। ये प्रश्न लगा है कि नया है यहां पर, लेकिन है अच्छा, ये जोड़ करके पूछा हुआ प्रश्न। पेरियार ईवी रामास्वामी नायर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भास्कर राव जाधव और दिनकर राव जो जवलकर है। देखिए यहाँ पर ए की संभावना ज़्यादा बन रही है, ए की संभावना ज़्यादा है। फिर मैं आपको व्याख्या बताता हूँ किस तरीके से ए है, ए की कैसे है। देखिएगा, आत्मसम्मान आंदोलन जो कि 1925 ईस्वी में रामास्वामी, जिन्हें पेरियार के नाम से भी जाना जाता है, ने तमिलनाडु में की थी। यह एक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन था जिसका उद्देश्य समाज में पिछड़ी जातियों के लिए समान अधिकार स्थापित करना, ब्राह्मणवादी प्रभुत्व का विरोध करना और एक तर्क संगत जाति विहीन समाज का निर्माण करना। ये बात आपको समझ में आ रही है? इसका अर्थ यह हुआ कि यहाँ पर ये जो पूछा गया था वह ए में आया।